नमस्कार। जैसा आपको सबको विदित है, सबको पता है, आरएस वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका और साथ ही साथ आरपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर की जा चुकी है। ठीक है, और वो डेट है 29 नवंबर 2026। तो अगर हम यहाँ पर आज से कैलकुलेशन करें पूरे 6 महीने, आज से आपको पूरे 6 महीने का टाइम ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत शानदार टाइम है। अगर आप बिना समय खराब किए अगर इस टाइम का सही ढंग से सदुपयोग करें और सही डायरेक्शन के अंतर्गत आप तैयारी करें तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ये 6 महीने का टाइम। तो 6 महीने के अंतर्गत 100% मेरी दृष्टि में आप आराम से इजी वे में ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर पढ़ने का एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो अब तक एग्ज़ाम आते आ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पेपर पीछे देखे, बहुत डिफरेंट रहेंगे, बहुत डेप्थ रहेगा। इस कारण से सरफेस एग्ज़ाम या सरफेस प्रिपरेशन इसके अंतर्गत काम नहीं आएगी। जो यहाँ पर बहुत सारे पढ़ाने वाले जो यहाँ केवल नृत्य बता देते हैं, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक देवता, इनसे यहाँ पर कोई पार पड़ने वाली नहीं है। जैसा इन्होंने सिलेबस डिक्लेरेशन कर रखा है, सिलेबस मेंशन कर रखा है उसको पूरे गहराई तक अगर आपको जानकारी नहीं है, यहाँ पर तथ्य क्या है कोई मायना नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट है तथ्य, ये ऐसा क्यों है। अगर इस क्यों के आपको पता है तो 100% आप आराम से ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर वो क्या चीज़ क्यों है, अर्थात उसके पीछे रीज़न क्या है। वो रीज़न का अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको कोई भी इस परीक्षा में पास होने से रोक नहीं सकता है। अब हम यहाँ पर जो आरपीएससी ने सिलेबस डिक्लेयर कर रखा था, उस सिलेबस को ही जैसा उन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया, वही सिलेबस जो वर्तमान के अंतर्गत उसमें इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर निर्धारित कर रखा है, उसी सिलेबस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत देखते हैं। उसका मतलब क्या है, फिर अगली क्लासों के अंतर्गत मैं आपको पढ़ने की पूरी रणनीति बताऊंगा, कैसे यहाँ पर पढ़ना है। और फिर आप अगर हमारे साथ होकर के चलेंगे तो यहाँ पर हम आपके साथ हैं। और इतनी गहराई में जो अध्ययन है, आपका मन करे जितना इस राजस्थान के किसी भी कोचिंग का पढ़ने के बाद में मेरी क्लासें आप अटेंड करना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आरपीएससी के एग्ज़ाम जो वो पूछ रहा है और जो दूसरे पढ़ा रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, जैसा इसके अंतर्गत मेंशन कर रखा है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम वस्तुनिष्ठ होगा, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव होगा। सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार का एग्ज़ाम है, वस्तुनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में भी देखें तो सब स्पेसिफिक ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन होंगे और इसके अधिकतम अंक मार्किंग कितनी होगी, तो मैक्सिमम 200 मार्क्स, अर्थात ये पेपर कितने मार्क्स का होगा, 200 नंबर का ये पेपर होगा। मार्क्स यहाँ पर 200 नंबर के हैं, परंतु इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या कितनी होगी, तो प्रश्न संख्या होगी 150, 150 इसके अंतर्गत प्रश्न होंगे, जिनका कुल यहाँ पर अधिकतम मार्क्स इसके होंगे 200। और आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर, 3 घंटे का इसके अंतर्गत समय दिया जाएगा। इस पेपर का नाम क्या है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, अर्थात जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। इस पेपर का नाम ये रखा गया।
तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का ये पेपर जो 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 29 नवंबर 2026 को आरपीएससी के द्वारा संडे के दिन यह है एग्जाम लिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय अर्थात जिसके बहुत सारे चॉइस होते हैं, मल्टी चॉइस वाले। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मल्टी चॉइस वाले इसके अंतर्गत, जिसमें साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के मार्क अंक समान होंगे। और इसके अंतर्गत यह भी प्रोविजन किया है नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन इसके अंतर्गत किया जाएगा। जो गलत उत्तर के 1/3 अंक, 1/3 यहां पर अगर आपने गलत किया है तो सही क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स उसमें से काट लिए जाएंगे। इसलिए यहां पर अगर इस एग्जाम में हमें मेंस की तरफ आगे बढ़ना है तो मेंस की तरफ बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पड़ाव है वो प्रीलिम्स हैं, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे देने वाले हैं। इसमें छटनी करने के लिए ही इस प्रकार का ये प्रोविजन रखा। इनके नंबर आपको मेंस में एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई करेंगे, परंतु इनके नंबर आपके मेंस में जुड़ेंगे नहीं। ये केवल सेकेंड स्टेप में अर्थात मेंस मुख्य परीक्षा के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा कि यहाँ पर इस एग्जाम को क्रॉस करके आप दूसरे एग्जाम में एग्जाम देने के लिए आप वहां पर एलिजिबल माने जाएंगे। क्लियर? अब इसके अंतर्गत कैसे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और कैसे इसके अंतर्गत आपको यहां पर एलिजिबल माना जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम मैंने पहले ही बताया, सारे ग्रेजुएट स्नातक इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्नातक इसके अंतर्गत परीक्षा दे सकते हैं। कोई भी और डिग्री की आवश्यकता नहीं है। 36 बाई ग्रेस भी अगर पास हो, आप 3rd डिवीजन बाई ग्रेस भी पास हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और अब इस एग्जाम के अंतर्गत जैसा भी हमने देखा है 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंतर्गत 150 क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से माइनस मार्किंग भी इसके अंतर्गत डिसाइड की गई है। अब आते हैं कि यहां पर हर एक ग्रेजुएट इसमें एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, परंतु मेन एग्जाम कौन दे सकेगा? तो यह प्रोविजन किया गया है कि जो भी प्रीलिम्स एग्जाम देगा उसकी एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, अर्थात यहां पर एक मेरिट बनेगी और जितनी पोस्ट होती है उस पोस्ट के 15 टाइम 15 गुना यहां पर स्टूडेंट को पास किया जाता है। प्रीलिम्स तो सभी दे सकते हैं, सभी ग्रेजुएट दे सकते हैं, परंतु पास कितने होंगे? जितनी सीट है, जितनी पोस्ट है, इस बार पोस्ट 607 है, 607, उसका 15 टाइम अर्थात 15 गुना लगभग 9,000 के लगभग 9 साढ़े 9,000 के लगभग यहां पर इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको इन 15 गुना के अंतर्गत आना है। अगर आप 15 गुना में नहीं आए तो आगे का प्रोसेस आपके लिए बंद हो जाएगा और ये वैकेंसी आपके किसी काम की नहीं होगी। इस कारण से पहला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कि 15 टाइम के अंतर्गत आपको आना है और 15 टाइम में अगर आ गए तो फिर आप नेक्स्ट यहां पर मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर मेंस के बारे में हम उसके बारे में कैसे आगे होगा वो सारी चीज में पढ़ाऊंगा। अभी आपका एक ही टारगेट होना है कि इन 15 गुना के अंतर्गत अर्थात 607 पोस्टें हैं तो लगभग 9,000 स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई होंगे। तो आपको भी इन 9,000 स्टूडेंट के अंतर्गत आना है। यही 9,000 स्टूडेंट फिर मेंस एग्जाम देंगे। मेंस के 2 चरण होंगे, जिसमें
4 पेपर होंगे। पहला चरण में वो लिखित परीक्षा होगी, रिटन, वर्णात्मक, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर एक ये पेपर होगा। 800 नंबर की वो एग्जाम होगी। और दूसरा इसके अंतर्गत चरण होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू, जो केवल 100 नंबर का होता है। उसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। इंटरव्यू इतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व रिटन एग्जाम, अर्थात 800 नंबर के आपके पास में 4 पेपर है, और अगर आपने यहां पर इन 800 नंबर के 4 पेपर को सही कर लिया तो इन 4 पेपर में जितने मार्क्स लाएंगे वही सबसे महत्वपूर्ण आपका यहां पर मेरिट डिसाइड करेगा। तो आपको मेंस में जब जाएंगे तो इनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इंटरव्यू तो केवल कितने नंबर का है, 100 नंबर का, और 100 में से एवरेज मान के चले 50 नंबर तो वैसे भी आ ही जाएंगे। आप जब मेंस लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इतनी एलिजिबिलिटी आपके पास है, इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी इंटेलिजेंसी है कि आप 100 में से 50 मार्क्स तो नंबर लेकर के आ ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट 800 में से अगर आपने, जैसा इस समय पैटर्न चल रहा है, 301 नंबर वाला टॉप कर रहा है, तो यहां पर आप 300 लेकर के नहीं चलें, 800 में आपको 500 नंबर लेकर आने। 800 में अगर आपने 500 नंबर ले लिए तो किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको यहां पर फर्स्ट पोजीशन लाने में कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने सही ढंग से इंटेंसिव प्रिपरेशन की, मेरी गारंटी है अगर यहां पर सही ढंग से तैयारी की तो डेफिनेटली आप इस 500 मार्क्स को आराम से पा सकेंगे। परंतु उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये जो वर्तमान में कहानियां हैं, इन कहानियों से काम नहीं चलेगा। उसका यहाँ पर बेसिक नॉलेज हर एक सब्जेक्ट का जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप पार नहीं पढ़ सकेंगे। वो हम मेंस के ऊपर और बहुत डिस्कशन करेंगे अगले में, परंतु अभी हम केवल इस प्रीलिम्स के अंतर्गत देखें। तो प्रीलिम्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितनी पोस्ट हैं, पोस्ट के 15 गुना ही पास किए जाएंगे, और 15 गुना पास होने के उस मेरिट के अंतर्गत आपको आना बहुत जरूरी। तो 200 नंबर तो अब जैसा पेपर है, जिस तरह का पैटर्न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस 15 गुना में आना भी बहुत कठिन हो गया है। इसलिए यहाँ पर ढंग से अगर तैयारी करें, जब तो कुछ भी कठिन नहीं है, और केवल आप यहाँ पर नोट्सों पर या दुनिया पर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर यह काम चलने वाला नहीं है। अब आरपीसीए ने जैसा सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को तो सिलेबस में क्या लिखा है उसका भी पता नहीं है। वो एग्जाम तो क्लियर करना बहुत दूर की बात है, अभी सिलेबस में क्या दे रखा है उसका भी उसे ज्ञान नहीं है। तो पहले सिलेबस को भी अच्छी तरह समझ लें कि इसके अंतर्गत क्या क्या डिमांड की गई, क्या क्या पढ़ने के लिए हमें क्या कहा गया है, और हमें उसी को यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला पॉइंट दे रखा है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इंग्लिश में अगर देखें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो अब इनमें क्या क्या चीज है, तो इनके अंतर्गत हम देखते हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, अर्थात राजस्थान का प्री हिस्टोरिकल साइट्स। तो प्री हिस्टोरिकल साइट ऑफ राजस्थान, जो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जो हमारे यहाँ पर प्राचीन सभ्यताएं रही, अब उन्होंने क्या कहा, पूरा पाषाण काल से, कोई जगह का नाम नहीं दिया बल्कि टाइम दिया है, पीरियड दिया है। हमने इस यहाँ पर प्री हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण को भी 3 भागों के अंतर्गत डिवाइड किया है। तो उन्होंने वहां पर ही दिया है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक से लेकर के ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण मतलब चालकोलिथिक मतलब ताम्र, अर्थात पत्थरों के हम जब औजार बनाना प्रारंभ किया तब से लेकर के यहाँ पर तांबे के औजारों के निर्माण के समय तक, या फिर तांबे की वस्तुएं, या फिर इस काल के अंतर्गत तांबे के अलावा भी और ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका उपयोग करना हमने प्रारंभ किया।
और सभ्यताओं को फिर आगे बढ़ाया गया ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मीन्स कांस्य युगीन सभ्यताएं, इन सभ्यताओं के बारे में। तो अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारी साइट्स हैं जो पाषाण काल से लेकर के कांस्य युग तक, उन सभी के बारे में, उन सभी की खुदाई किसने की, कौन कौन से स्थान हुए, कौन कौन ने रिपोर्ट जारी की गई, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अंतर्गत खुदाई में भाग लिया, क्या क्या वहां पर करेक्टर मिले हैं, और इस आधार पर हम यहाँ पर अलग अलग काल की इन सभ्यताओं के स्थलों की पहचान कर सकते हैं। उनके सारे करेक्टर आपको इसके अंतर्गत पढ़ने, ठीक है। अब 100% इनमें से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आजकल इतने डेप्थ आने लग गए, जो पहले यहाँ पर की कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ये गए जमाने जो कोई नहीं पूछता है, आजकल इनके बारे में कोई नहीं पूछता। आजकल तो इतना डेप्थ चले गए कि यहाँ पर एक खोपड़ी मिली जिसके अंतर्गत छेद मिला, और छेद के आधार पर यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि उस व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज था, मस्तिष्क ज्वर था, और मस्तिष्क ज्वर को ठीक करने के लिए उसका इलाज किया गया था। ऐसे साक्ष्य यहाँ पर कालीबंगा के अंतर्गत में प्राप्त हुए, और ऐसे करेक्टर को वर्तमान में इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो यहाँ एक नहीं, हजारों करेक्टर इसके अलग अलग हैं। वो लेवल जब तक हम तक नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पर वो एक एक जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उन क्वेश्चन को तभी जा करके हम हल कर सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति। उस समय के अर्थात सोशल फॉर्म कैसा था, और उस समय की सोसाइटी और कल्चर क्या थी, वो एंशिएंट राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत, अर्थात सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, उस इतिहास के सोर्स क्या है, हम किस आधार पर इन राजा महाराजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सोर्स के बारे में उल्लेख किया गया है पुरातात्विक, पुरातात्विक मीन्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा अभिलेखीय, अभिलेखीय मीन्स आर्चिवल, आर्चिवल यहाँ पर एविडेंस। तीसरा साहित्यिक, साहित्यिक मतलब ग्रंथ, जो भी किताबें, मतलब लिटरेरी। एंड मुद्रा शास्त्रीय, मुद्रा शास्त्रीय मतलब न्यूमिस्मेटिक, इट मीन्स क्या क्या उस समय की मुद्राएं मिली, किस समय किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था, उन मुद्राओं पे किसका अंकन किया गया था, उस अंकन का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या महत्व था, इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी रखेंगे तो इतिहास का आसानी से अध्ययन किया जा सकेगा। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। इट मीन्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टी। केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग, केंद्रीय सत्ता मीन्स दिल्ली की सत्ता, अर्थात दिल्ली की सत्ता के साथ में किस राजा ने सहयोग किया और किसने इसका प्रतिरोध किया है, उसके बारे में यहाँ पर प्रमुख राजाओं के संबंध के इतिहास को हमें पढ़ना है। एवं मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान, अर्थात राजा महाराजाओं के समय यहाँ पर कैसी तो राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम था, और कैसा यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, किस प्रकार से राजा शासन करते थे। सामंतों को क्या कहा जाता है, सामंतों की क्या श्रेणियां होती थी, उनको यहाँ पर दरबार में क्या कार्य करने पड़ते थे, बहुत सारे इस तरह से यहाँ पर एक प्रशासनिक व्यवस्था डिसाइड थी, उनके बारे में भी हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। थर्ड, 18वीं 19वीं शताब्दी में राजनीतिक सामाजिक स्थिति, इट मीन्स पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन 18th 19th सेंचुरी, अर्थात राजस्थान के अंतर्गत हमारे समाज की 18वीं 19वीं शताब्दी में कैसी तो राजनीतिक स्थिति थी और कैसी सामाजिक स्थिति राजस्थान के अंतर्गत थी। 20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, अर्थात
peasant and tribal movement in 20th century। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए और यहाँ पर जनजाति आंदोलन हुए उनके बारे में, तो पर्टिकुलर किसी एक के बारे में नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए और ज्यादा यहाँ पर एरिया बन जाता है और उनके प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत सारा एरिया बन गया। हर छोटा बड़ा मूवमेंट, चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट हो चाहे पीजेंट मूवमेंट हो, उन सब की जानकारी हमें होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन। तो यहाँ पर ये प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में भी, एंड मास मेकिंग, इट मीन्स जन जागृति, लोगों के अंतर्गत जागृति लेकर कौन आया, एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, एंड राजस्थान का एकीकरण, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए आप लोगों ने अब तक केवल वो 7 चरण पढ़े हैं, 7 चरणों के क्वेश्चन भूल जाइए आप, कोई भी यहाँ पर नहीं पूछता है। और राजा महाराजा के कौन राज प्रमुख था, कौन यहाँ पर प्रधानमंत्री, अब क्वेश्चन के पेपर यहाँ पर पैटर्न बदल गए। एक एक एविडेंस जो गवर्नमेंट के समय पर यहाँ पर डिक्लेयर हुई थी, उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। मैं आपसे एकीकरण के बारे में, जब हम एकीकरण पढ़ेंगे, आपको एकीकरण 1-2 पेज के अंतर्गत 1 पेज में करा दिया जाता है। मेरे पास एकीकरण 60 पेज का, अर्थात राजस्थान का जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है 60 पेज के अंतर्गत एक एक इवेंट के बारे में यहाँ पर। तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में एकीकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या क्या वहां पर सिचुएशन रही, किस तरह से इसमें सब कुछ बदलाव हुआ है। तो इस कारण से एकीकरण को भी आप इतना लाइट मत लीजिए, जैसा आप लोग केवल कहानियां सुन लेते हो, उन कहानियों से पार पड़ने वाली नहीं है। पेपर, पिछले पेपरों में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गए उनका कोई महत्व नहीं है, आ गए दोबारा कोई नहीं पूछेगा। यहां पर दुनिया केवल आपको वही परोसती है जो आ चुके सब भी हर बच्चे को पता है, वो आराम से उस क्वेश्चन का हल करेगा। और अगर यहाँ पर आरपीएससी उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा पूछेगी तो परीक्षा का औचित्य भी क्या रहेगा। इस कारण से ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं जो आज तक ना तो आपको पढ़ाने वाले को पता है ना आपको पता है। इस कारण से आरपीएससी को सब पता है, आरपीएससी जानती है टीचर की कैपेसिटी कितनी है और स्टूडेंट की कितनी है। और यही कारण है कि मेरिट भी आजकल इतनी लो जा रही है, परंतु इनसे पार पड़ने वाली नहीं है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुत डिटेल में एक एक चीज को और एक एक पॉइंट को विथ ऑथेंटिसिटी के साथ में। कहीं का भी कोई भी डेटाज है, पूरा गवर्नमेंट डेटाज हैं और उसी के आधार पर हम यहाँ पर ये अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, राजस्थान की स्थापत्य परंपराएं, इट मीन्स आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान के अंतर्गत जो स्थापत्य निर्माण हुआ है, मंदिर बने हो या महल बने हो, हवेलियां बनी हो, किले बने हो, इन सब के बारे में। मंदिर, किले, महल, स्मारक, मानव निर्मित जलाशय, नेक्स्ट पेंटिंग, चित्रकला और हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियां, हैंडीक्राफ्ट्स, जिनके हमारे क्या क्या स्टाइल्स हैं, प्रदर्शन कला जो यहाँ पर प्रदर्शन किए जाते हैं उनमें, लोक नृत्य, नाटक, लोक नाट्य जिसको बोलते हैं, संगीत दोनों दिए हैं, क्लासिकल एंड फोक, शास्त्रीय और लोक नृत्य, एंड वाद्य यंत्र। अगर हम यहाँ पर देखें कि आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, मैन मेड वाटर बॉडीज, वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट मीन्स यहाँ पर प्रदर्शन कलाएं, उनमें क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट में फोक डांस, फोक ड्रामा, म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक इंस्ट्रूमेंट, इन सब के बारे में आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, भाषा एवं साहित्य मीन्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अर्थात राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है, परंतु आपको ग्रियर्सन ने कैसा वर्गीकरण किया, कितना यहाँ पर विभाजन
राजस्थान को कितने भाग में भाषाओं के आधार पर, बोली के आधार पर विभाजित किया, फिर अलग अलग क्षेत्र की स्थानीय बोलियां कौन कौन सी, बहुत मेजर क्लासिफिकेशन है उसका। और वो जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछेंगे भाषा के अंतर्गत, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट। फिर आते हैं राजस्थान भाषा की बोलियां, अर्थात यहाँ पर डायलेक्ट्स कौन कौन सी राजस्थान की, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, अर्थात राजस्थानी भाषा का यहाँ पर लिटरेचर क्या है और फोक लिटरेचर क्या चीज है। धार्मिक जीवन, हमारा यहाँ पर जो रिलीजियस हमारी लाइफ है उसमें धार्मिक समुदाय, अर्थात यहाँ पर धर्म के आधार पर जो हमारी कम्युनिटीज बनी हुई है, रिलीजियस कम्युनिटीज। इसी के अंतर्गत फिर संत, राजस्थान के प्रमुख संत, संत और लोक देवता दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिए, संत और संप्रदाय भी अलग अलग है। हर एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, संत और संप्रदाय। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएं, इट मीन्स संत एंड सेक्ट इन राजस्थान एंड फोक डेइटीज ऑफ राजस्थान, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अर्थात यहाँ पर राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएं। एक चीज और आपको हम जो पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत, बाइलिंगुअल के अंतर्गत, पूरा रिटर्न के अंतर्गत, आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ चीज हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत आराम से आप उस चीज को समझ सकेंगे। और इसी रूप के अंतर्गत हम आगे हमारे जो भी ऐप के अंतर्गत जिस प्रकार की यहाँ पर क्लासें रहेगी उसमें टोटल इसी तरह से बाइलिंगुअल इसके अंतर्गत रहेगा। क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे ना तो हिंदी में समझ में आते हैं ना इंग्लिश में आते हैं, इसलिए इंग्लिश वाले के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हिंदी वालों के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों जो भी यहाँ पर आपका मैटर है सारा हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत रखा है। ये हुआ राजस्थान का इतिहास। इसके अंतर्गत फिर और राजस्थान में सामाजिक जीवन, इट मीन्स सोशल लाइफ इन राजस्थान, अर्थात हमारा समाज का जीवन राजस्थान के अंतर्गत कैसा है। हम यहाँ पर जीवन में मेले और त्योहारों का आयोजन करते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन। सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में क्वेश्चन। हम किस तरह की वेशभूषा पहनते हैं उसके बारे में, और हमारे क्या क्या आभूषण है उसके बारे में। तो यहाँ पर फेयर्स एंड फेस्टिवल, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ट्रीज एंड ऑर्नामेंट, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये राजस्थान की कला से और कल्चर से, साहित्य से रिलेटेड। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, पर्सनालिटी ऑफ या लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ राजस्थान, इट मीन्स राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। बहुत सारे इतने यहाँ पर राजस्थान में इतने नामी या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रही है जिनका कार्य आज तक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए उनके जीवन के संबंधित जो भी घटनाएं रही है, जो भी उनके द्वारा काम किया गया है, उन कार्य के संबंध में और उसकी लाइफ के संबंध में हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये पार्ट सारा किससे रिलेटेड हुआ है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान ज्योग्राफी को और इसको छोड़िए, ज्योग्राफी वाला भी आएगा आगे, पूरा का पूरा राजस्थान आपको यहाँ पर पढ़ना है। और हर एक एक पॉइंट अगर राजस्थान को ढंग से तैयार कर लिया तो 45 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। आपको RS पास होने में, प्रीलिम्स पास होने में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा पार्ट, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। देखिए जैसा पिछले कुछ एग्जामों के अंतर्गत देखते आ रहे हैं तो वहां पर बहुत पैटर्न बदल गया है। वो गए युद्ध जो यहाँ पर हमारे, अर्थात जो मुस्लिमों का युद्ध यहाँ पर पढ़ाया जाता था, आजकल उनके बारे में कोई नहीं पूछता है। पूछते हैं तो मुख्य रूप से लिटरेचर के बारे में, या फिर यहाँ के कोई मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए उनके बारे में, ट्रेड के बारे में, या फिर एंशियंट ऐसी कोई भी हमारे हिस्ट्री की घटनाएं रही है उनके बारे में, या फिर मॉडर्न इतिहास या मॉडर्न हमारे यहाँ का हिस्ट्री है, मैक्सिमम उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट फिर भी जैसा दे रखा हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ पढ़ना है।
भारत के इतिहास के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राचीन काल और मध्यकाल, इट मीन्स एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला, भारत के सांस्कृतिक आधार, इट मीन्स कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसमें किसको पढ़ना है, सिंधु और वैदिक युग, इंडस एंड वैदिक एज के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक विचार, रिलीजियस आइडिया ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, अर्थात छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे यहाँ के धार्मिक स्थिति, धार्मिक विचार क्या था उसके बारे में। आजीवक जो हमारे यहाँ पर अर्थात एक ग्रुप रहा है उसके बारे में। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, अर्थात हमें आजीविका के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में इस प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आते हैं अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टी, अर्थात मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की उपलब्धियां। अब कौन कौन से प्रमुख राजवंश रहे, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव एंड चोल, इनके बारे में क्लियर। प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य कला, अचीवमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत कला का विकास क्या रहा, स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चरल जो आर्ट था वो क्या रहा, और साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या क्या रहा है, उनके बारे में प्राचीन भारत के जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में भी इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। फिर आते हैं भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था, इट मीन्स इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज क्या थी हमारी, जिसके अंतर्गत वर्णाश्रम, जो 4 वर्ण आश्रम थे उनके बारे में। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मीन्स यहाँ पर अर्थात जो हमारे उस समय के जिसको हम दर्शन बोलते हैं, पुरुषार्थ के बारे में। यहाँ पर संस्कार क्या रहे, 16 संस्कार हमारे, उनके बारे में। दर्शन, हमारी फिलोसॉफी क्या थी, और शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम क्या थी, इनके बारे में यहाँ पर हमारे इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं सल्तनत काल। सल्तनत पीरियड के अंतर्गत जो दिल्ली का सल्तनत काल रहा है उनमें प्रमुख राजवंशों की क्या उपलब्धियां, साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर जो साम्राज्य दक्षिण भारत का, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में इसमें उल्लेख किया जाएगा। फिर आते हैं मुगल काल। मुगल काल का सबसे इंपॉर्टेंट दिया एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एवं विभिन्न नीतियां, अर्थात उनकी डिफरेंट पॉलिसीज, और दिया गया है मराठाओं के साथ में इनके संबंध। क्लियर। मध्यकाल में कला एवं वास्तुकला, अर्थात मिडाइवल पीरियड के अंतर्गत हमारी क्या तो आर्ट और क्या आर्किटेक्ट रहा है, वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला और संगीत विकास के बारे में। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड। फिर इंपॉर्टेंट धार्मिक आंदोलन और भक्ति एवं सूफी आंदोलन का योगदान, अर्थात धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में भी इसके अंतर्गत यहाँ पर यह हिस्ट्री के अंतर्गत दिया गया था। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में। फिर आते आधुनिक मॉडर्न यहाँ पर हिस्ट्री 19वीं शताब्दी से 2000 तक की। तो इट मीन्स मॉडर्न पीरियड फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी टू 2000, यहाँ तक का इतिहास के बारे में हमें हिस्ट्री में पूछा जाएगा। जिसमें क्या क्या दे रखा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध, अर्थात ब्रिटिश इंपेरियलिज्म एंड रेसिस्टेंस, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के फिर यहाँ पर जो साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उसके बारे में, और भारतीयों के द्वारा उसका विरोध किया गया उसके बारे में। इसमें प्रतिरोध रहा मराठाओं का, मैसूर टीपू सुल्तान का, इनका जो विरोध रहा है उनके बारे में, और सिखों का जो विरोध रहा है उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति के बारे में,
अर्थात यहां पर हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में भी इसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत दिया है ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां, अर्थात ब्रिटिश थे तब ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उनके क्या क्या तो आर्थिक नीतियां थी, क्या राजनीतिक नीतियां थी और क्या प्रशासनिक नीतियां रही है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म, अर्थात यहाँ पर नेशनलिज्म क्या होता है इनके बारे में भी। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो भारत के अंतर्गत रहे उनके बारे में। फिर आते हैं स्वतंत्रता संग्राम, भारत के अंतर्गत फ्रीडम फाइटिंग जो हुआ था उसमें फ्रीडम स्ट्रगलिंग यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसके विकास क्या थे, उनके चरण कौन कौन से और उनकी प्रमुख घटनाएं, मेन फिनोमेनास उसके अंतर्गत क्या क्या रहे, ये सब चीजें इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। क्रांतिकारियों और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन, अर्थात हमारे यहाँ पर उस समय अलग अलग एरिया में, तो यहाँ पर द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इवोल्यूशन, स्टेज एंड मेजर इवेंट, रिवोल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन, अर्थात देश का विभाजन हुआ तब तक का हमारा आंदोलन के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आते हैं स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण, अर्थात स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश का निर्माण किस प्रकार से हुआ है 2000 ईस्वी तक के बारे में। राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ इनके बारे में। नेहरू युग में किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई उनके बारे में। और भारत के अंतर्गत यहाँ पर सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आगे के बारे में बताऊंगा इसमें कि आगे और कौन कौन से इसके अंतर्गत रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या क्या इसके अंतर्गत सिलेबस हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत भी देखेंगे और भी इसके अंतर्गत क्या सिलेबस रहा है। थैंक यू।